दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हमने एक पहले वीडियो अपलोड किया था कि अगर आपका ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या कर सकते हैं उस ईएमआई डिफ़ॉल्ट को बचाने के लिए। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो बैंक क्या क्या कर सकता है। हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या एक्शन बैंक आपके अगेंस्ट ले सकता है। आपका फर्स्ट ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गया, मतलब आपका या तो चेक बाउंस हो गया या आपने जो एनएसीएच में या अपनी एसआई लगा रखी थी वो आपकी फेल हो गई। सबसे पहले तो बैंक उसके ऊपर 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक के वो चार्जेस आपको चार्ज कर देगा आपके अकाउंट में। सेकेंडली, द बैंक कैन टेक एक्शन अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर आपका चेक बाउंस हुआ है, एंड सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट अगर आपका एनएसीएच या आपने जो एसआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर आपने जो पेमेंट ट्रांसफ़र करना था वो आपने नहीं किया तो उसमें आपके अगेंस्ट आपको नोटिस दिया जाएगा और आपके अगेंस्ट एक्शन किया जा सकता है। एक्शन करने के लिए बैंक को कोर्ट में एप्लीकेशन देनी होगी अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंड कोर्ट कैन आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज कैन issue orders for penalty against you or even imprisonment also up to 3 months। जब ये सारा प्रोसेस चल रहा हो यानी कि 138 के अंडर अगर नोटिस आ गया हो, किसी भी स्टेज पे आप अपनी ईएमआईज की पेमेंट करके बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैंने ड्यूज क्लियर कर दिए हैं। इन दैट केस बैंक हैज़ टू विड्रॉ द केस। नो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी डिफॉल्ट हो गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आपने डिफॉल्ट कर दिया, यू आर नॉट एबल टू पे। नाउ द बैंक विल कंटिन्यू विद देयर एक्शन अंडर सेक्शन 138, दे विल फॉलो इट अप। इसके साथ के साथ चेक बाउंस चार्जेस भी लगाए जाएंगे एंड पैनल इंटरेस्ट भी बैंक लगाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 2%। आपकी जितना अमाउंट डिफॉल्ट है उसके ऊपर जितना ईएमआई है आपका उसके ऊपर उसको 2% के पैनल इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। नाउ लेट अस सी कि अगर आपकी 3 इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट में हो जाती हैं तो देन व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन विद द बैंक। 3 इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट हो गई, आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपका सिविल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, रादर होगा। सिबिल स्कोर इवन एक इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट होने पे भी खराब होता है, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट का, 2 इंस्टॉलमेंट का, 3 इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट का भी इंफॉर्मेशन सिबिल अथॉरिटीज को भेज दी जाती है बैंक्स द्वारा। अब जहां फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में पैनल इंटरेस्ट सिर्फ आपकी इरेगुलर अकाउंट अमाउंट पे लग रहा था, दैट वाज योर ईएमआई डिफॉल्ट, एनपीए होते ही बैंक्स एंटायर अमाउंट के ऊपर पैनल इंटरेस्ट दैट इज 2% लगाना शुरू कर देते हैं और आपका टोटल लोन रिकॉल कर लिया जाता है। रिकॉल मतलब बैंक विल सेंड ए नोटिस टू यू कि आपने 3 इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर दी हैं, आप सारा अमाउंट इमीडिएटली वापस कीजिए। इस सिंपल नोटिस बैंक द्वारा भेजने के बाद फिर भी आप अगर नहीं क्लियर कर पाए अपने ड्यूज तो बैंक एक एनफोर्समेंट एजेंसी अपॉइंट कर देता है जिसका काम रहता है कि बैंक के ड्यूज को रिकवर करना। Now, under SARFAESI Act, bank has a right to recover their dues by selling your property without the help of the court। यानी कोर्ट में जाए बिना सीधा आपकी प्रॉपर्टी की पोजेशन लेके उसको बेच के अपना जो लोन है उसको रिकवर कर सकते हैं। और SARFAESI Act कहाँ लगता है? जहाँ भी आपने कोई अपनी टाइटल डीड, अपनी रजिस्ट्री दे रखी है बैंक को और आपका जो अप्लाई करता है लोन अमाउंट जो है 1 लाख से ऊपर है और जो टोटल अमाउंट आज के दिन में आउटस्टैंडिंग है वो जो आपने ओरिजिनली अमाउंट लिया था प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के वो 20% से ज़्यादा का डिफॉल्ट होना चाहिए। से 100 रुपीज़ आपके बनते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के जो टोटल आपने लिए। अब आज की डेट में 25 रुपये अगर आउटस्टैंड करते हैं तो बैंक सरफेसी एक्शन कर सकता है
प्रोवाइडेड 1 लाख से ऊपर आउटस्टैंडिंग है। अगर 20 से कम बचते हैं, 20% से कम बचते हैं, तो बैंक सरफेसी एक्शन नहीं ले सकता है। अब अगर सरफेसी एक्ट के अंदर जो एक्शन है उसके लिए बैंक को आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू टेक एक्शन अंडर सरफेसी एक्ट सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, जिसके अंदर आपको 60 दिन का नोटिस दिया जाता है कि आप अपने ड्यूज 60 दिन में क्लियर कर दीजिए, वरना बैंक विल हैव ए राइट टू टेक द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज द अंडरलाइंग एसेट और अपने जो लोन दिया हुआ है उसको अपना रिकवर कर सकते हैं। अब इन 60 दिनों के अंदर अंदर आपको पैसे अरेंज करने हैं, नहीं तो एट द एंड ऑफ द 60 days द बैंक हैज ए ऑप्शन कि आपकी प्रॉपर्टी को सिंबॉलिक पोजेशन ले सकता है या फिजिकल पोजेशन ले सकता है। अब ये सिंबॉलिक पोजेशन क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी के बाहर एक नोटिस लगा दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी बैंक को बिलोंग करती है, कोई भी आदमी इसमें सेल परचेज नहीं कर सकता। जब आप अपनी मर्जी से बैंक को ये पोजेशन दे देते हैं अपनी प्रॉपर्टी की, उसे सिंबॉलिक पोजेशन कहते हैं। उस केस में फिजिकल पोजेशन जो आपके पास ही रहती है, आप अगर उस मकान में रह रहे हैं तो फिजिकली आपके पास ही रहता है, सिंबॉलिकली वो बैंक के पास चला जाता है और बैंक अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखता है वो अपने पैसे रिकवर करने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी को सेल पे लगा के पैसे रिकवर करने के लिए। अगर आप बिना कोऑपरेट किए हुए बैंक को पैसे भी नहीं देते, सरफेसी एक्ट में 60 दिन भी पूरे हो गए, आपने सिंबॉलिक पोजेशन भी नहीं दिया, देन बैंक विल अप्रोच द पुलिस अथॉरिटीज एंड लोकल रेवेन्यू अथॉरिटीज, उनकी हेल्प के साथ आपसे फिजिकल पोजेशन ली जाती है। उस केस में आपको अपना मकान भी छोड़ना पड़ता है। फिजिकल पोजेशन लेने के बाद बैंक उसकी अपनी आपकी प्रॉपर्टी को सेल पे लगा देते हैं। अब ये सिंबॉलिक पोजेशन या फिजिकल पोजेशन लेने के बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराई जाती है और 3 तरह की वैल्यूएशन, वैल्यूअर जो होता है 3 तरह की वैल्यूएशंस देता है, मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू एंड डिस्ट्रेस वैल्यू। जनरली बैंक रियलाइजेबल वैल्यू पे आपकी प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रेस वैल्यू पे भी सेल कर सकते हैं। देयर इज नो बार ऑन दैट। बैंक को तो अपना लोन रिकवर करना है इन एनी केस। अब वैल्यूएशन कराने के बाद एक न्यूज़पेपर में नोटिस देना पड़ता है कि इस बैंक को नोटिस देना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी पोजेशन में है, हम इसकी सेल करना चाहते हैं। 30 दिन का नोटिस, 15 दिन का नोटिस पेपर में दे के, और कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी हो इस डेट को ऑक्शन में आके अपनी प्रॉपर्टीज को, इस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है। अब ऑन द डेट ऑफ ऑक्शन और बिफोर दैट द बॉरोअर हैज ए राइट कि आप अपने आप खुद कोई परचेजर ढूंढ लें जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है, खुद भी सेल कर सकते हैं। इन दैट केस बैंक को इन्फॉर्म कीजिए, तो बैंक विल बी एबल टू कंसिडर दैट। आप बैंक का लोन भी वापस कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस जो है, इस सभी स्टेजेस में पूरा प्रोसेस को रोक दिया जाएगा अगर आप या तो पूरा पैसा क्लियर कर देते हैं या बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और बैंक उसे एग्री भी कर लेता है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में रीफेस करा के, रीस्ट्रक्चर करा के अपने लोन को आगे देते रहेंगे। बट दैट हैज टू बी डन वेल बिफोर द ऑक्शन डेट। अब कई बार लोन में बारोअर भी होता है, गारंटर भी होता है, तो बैंक हैज एवरी राइट टू प्रोसीड। अब हो सकता है गारंटर की प्रॉपर्टी रखी हुई हो, बैंक हैज एवरी राइट टू प्रोसीड आइदर अगेंस्ट द बारोअर और अगेंस्ट द गारंटर, और दोनों के अगेंस्ट भी वो प्रोसीड कर सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी सेल करने के बाद भी अगर बैंक का लोन क्लियर नहीं होता है तो बैंक आपके अगेंस्ट केस करेगा कोर्ट में जाके रिमेनिंग बैलेंस क्लियर करवाने के लिए। अगर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग 20 लाख से ज्यादा है तो बैंक डीआरटी केस भी आपके अगेंस्ट कर सकता है, दैट इज केस अंडर डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। अब सरफेसी एक्शन भी किया जा सकता है और डीआरटी में केस भी किया जा सकता है साइड बाय साइड। रादर तीनों केस किए जा सकते हैं। सेक्शन 138 नेगोशिएबल एक्ट में भी किया जा सकता है, सरफेसी एक्ट में भी किया जा सकता है
और डीआरटी में भी केस किया जा सकता है। ये तीनों केस साइमल्टेनियसली बैंक अपने पैसे को रिकवर करने के लिए कर सकते हैं। अब इन पूरी स्टेजेस में जो तकरीबन 6 महीने का प्रोसेस रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, आपको किसी भी स्टेज पे लगता है कि बैंक आपके अगेंस्ट बायस्ड है, तो आप ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं, कोर्ट में रेज कर सकते हैं, सरफेसी एक्शन के अगेंस्ट डीआरटी में कर सकते हैं, डीआरटी केस के अगेंस्ट डीआरटी में कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू एंगेज ए लॉयर जो आपको गाइड करेगा कि आप किस तरह के ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। लेकिन इन सब ऑब्जेक्शंस रेज करने से आप सिर्फ जो लीगल प्रोसेस है उसको डिले कर सकते हैं। सूनर और लेटर यू हैव टू पे द ड्यूज। तो बेटर यही है, जैसे हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, बैंक के साथ कोऑपरेट करके, बैंक से रिक्वेस्ट करके अपना लोन रीफेज रिस्ट्रक्चर करवाएं वेल इन टाइम, बैंक को अपनी प्रॉब्लम बता के, क्योंकि अभी पेंडेमिक की वजह से बहुत से केसेस ऐसे हैं जो जॉबलेस हो गए हैं या सैलरीज नहीं मिल रही हैं या वो वट एवर द रीजंस आर, या मेडिकल कंडीशंस हैं, तो आप बता के बैंक्स विल बी वेरी कंसिडरेट कि आपके, अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो आपके केस को कंसिडर करके आपके कैश फ्लोज को देखते हुए वो डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट, सजेशंस यही होगा कि बैंक से कोऑपरेट करें, बैंक को अपनी प्रॉब्लम बताएं, और बैंक शुड बी कंसिडरेट कि जो भी आप चाहते हैं उसके हिसाब से अगर आप लोन देना चाहते हैं तो बैंक शुड बी कम फॉरवर्ड और आपको टाइम दें ताकि आप इस कोविड पोजीशन से बाहर निकल के अपने आप को सेटल कर सकें और बैंक के लोन्स दे सकें। किसी भी हालत में हमें अपना ये सब प्रोसेस को ऑक्शन स्टेज तक नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ऑक्शन में क्या रहता है, डिस्ट्रेस वैल्यू पे आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है जो तकरीबन 40% आपकी मार्केट वैल्यू से कम होती है। रियलाइजेबल वैल्यू 20% कम होती है, डिस्ट्रेस वैल्यू उससे भी 20% कम होती है। तो एक्चुअली यू गेट 100 रुपये की प्रॉपर्टी के 60 रुपये ही मिलते हैं और बड़ी मुश्किल से ही बैंक का लोन भी कवर हो पाता है। वी होप कि यू विल नॉट बी इन सच ए पोजीशन जहां आपको इस सारे प्रोसेस से निकलना पड़े और आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाए। प्लीज कोऑपरेट विद द बैंक एंड द बैंक शुड आल्सो कोऑपरेट विद यू इन दिस पैंडेमिक कंडीशंस। Thank you very much for watching this video. Please do subscribe to our channel so that in future also we can bring good banking and finance related issues के ऊपर आपके लिए वीडियो लाते रहें। Thank you.